मेरे प्रिय शिष्य, पिछले दिन हम लोगों ने राष्ट्र का स्वरूप पाठ के अंतर्गत यह अध्ययन किया कि राष्ट्र के निर्माण में भूमि और जन का क्या योगदान है। आज हम लोग इसी पाठ के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो संस्कृति है उस संस्कृति का क्या योगदान होता है। अर्थात राष्ट्र के निर्माण में जो तीसरा अंग संस्कृति है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा रचित जो संस्कृति का जो तत्व है उन तत्व के बारे में लेखक बताते हैं कि भूमि एवं जन के बाद राष्ट्र का तीसरा अंग उस जन की संस्कृति को बताया है। अर्थात लोगों की संस्कृति को राष्ट्र का तीसरा अंग बताया है। लेखक का मानना है कि मनुष्य में युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह राष्ट्र के निवासियों के लिए जीवन की श्वास की तरह है। अर्थात जिस प्रकार किसी जीव के लिए श्वास महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार किसी राष्ट्र के लिए संस्कृति एवं उसकी जो सभ्यता है वह महत्वपूर्ण होता है। इसके अभाव में राष्ट्र के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क में निर्मित वह व्यवस्था है जिसके आधार पर आपस में सह अस्तित्व रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है, जिससे सामूहिक जीवन संभव हो पाता है। संस्कृति ही हमें व्यवहार एवं आचरण करने का मार्ग बताती है, जिससे हम एक दूसरे के साथ समाज के सदस्य अन्य सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। संस्कृति का विकास एवं इसका अभ्युदय का अर्थ यह है कि उस राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास और तभी राष्ट्र की वृद्धि एवं उन्नति संभव है। अर्थात जब तक उस देश के रहने वाले लोगों के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है तब तक उस राष्ट्र का वृद्धि या उस राष्ट्र का विकास या उस राष्ट्र का उन्नति नहीं हो सकता है। राष्ट्र के निर्माण में भूमि एवं जन अर्थात व्यक्ति के साथ साथ उस व्यक्ति की संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि यदि भूमि एवं जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का निर्माण या अस्तित्व जो है वह खतरे में पड़ जाता है। संस्कृति वस्तुतः जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प है। संस्कृति की सुंदरता एवं उसके सौरभ से ही राष्ट्र की सुंदरता एवं उसका सौरभ में वृद्धि होता है। संस्कृति के सौंदर्य एवं सौरभ में ही राष्ट्र के जन जीवन का सौंदर्य एवं उसका जो यश है, कृति है, वह भी निहित है।
वास्तव में ज्ञान एवं कार्य या कर्तव्य के पारस्परिक मेल का, इन दोनों के मिलन से उत्पन्न प्रकाश का नाम ही संस्कृति है। वस्तुतः लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उसकी जीवन धारा है। उसके बिना राष्ट्र अपना अस्तित्व ही नहीं बना सकता है। संस्कृति के अंतर्गत मौलिक एवं अमौलिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्ष शामिल रहते हैं। अनेक विद्वान संस्कृति को अमूर्त स्तर पर व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार संस्कृति लोगों की गतिविधियाँ, व्यवहार एवं क्रियाकलाप में स्पष्ट रूप से दिखती है। इसका अनिवार्य संबंध विचारधारा या विचारों से रहता है। इस तरह कहा जा सकता है कि संस्कृति वास्तव में ज्ञान एवं कार्य दोनों का एक मिला जुला रूप है। इसी संस्कृति के अंतर्गत लेखक कहते हैं कि अगले पद्यांश में कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल में अनेक लताएं, पेड़ पौधे तथा वनस्पतियां होती हैं, लेकिन वे सभी सामूहिक रूप से रहती हैं। सभी विरोधी होने के स्थान पर परस्पर एक दूसरे के सहायक के रूप में रहते हैं। लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं और वृक्ष जो हैं उन्हें सहारा प्रदान करते हैं। उनकी वृद्धि और विकास में वह वृक्ष हमेशा सहायता करते हैं, तभी लताएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। उसी प्रकार प्रत्येक देश में अनेक संस्कृतियाँ हों या प्रत्येक देश में अनेक संस्कृतियाँ हो सकती हैं, परंतु उन सब का जो अस्तित्व है वह परस्पर मेलजोल एवं एकता की भावना पर यह निर्भर करता है। जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ अपने पृथक अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अनेक संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखते हुए एक ही राष्ट्रीय संस्कृति के महत्व को वह प्रदान करें। अतः राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि के भेदभावों को भुला देना चाहिए और अनेकता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। तभी किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्होंने अगले पद्यांश में लिखा है या लेखक कहते हैं कि एक राष्ट्र के कई समुदाय होते हैं और प्रत्येक समुदाय के अपनी अपनी संस्कृतियाँ भी होती हैं। इन संस्कृतियों में समुदाय विशेष का स्पष्ट स्वरूप देखा जा सकता है। राष्ट्र के जन अर्थात मनुष्य अपने अपने मानसिक भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात इन संस्कृतियों का स्तर अनेक रूपों में मुखरित होता है। बाहरी दृष्टि से देखने में यह सभी अलग अलग दिखाई देते हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप में
एक ही आत्मा होती है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की एक परिचय है, या राष्ट्रीयता की भावना की वह परिचय है। इस राष्ट्र के निर्माण में जो राष्ट्र के जो तीसरे अंग हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृति के रूप में, इस संस्कृति के माध्यम से लेखक अगले गद्यांश में यह कहते हैं, अर्थात उनका यह मानना है कि हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अलग परिश्रम एवं बुद्धि के बल पर भी कुछ प्राप्त किया है। वह हमारी धरोहर है। अपनी धरोहर को बनाए रखते हुए हमें अपनी उन्नति की दिशा तय करनी चाहिए। पूर्वजों द्वारा अपनी बुद्धि, योग्यता एवं पराक्रम से निर्धारित किए गए मार्ग पर चलकर ही हमें अपने भावी जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। अपनी प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना के कारण हमारे अंदर भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। इस आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में साकार कर सकते हैं, या उसका हम साकार करते हुए देखना चाहते हैं। हमारी आंतरिक इच्छा होती है इस गौरव को अपने जीवन में उतारने तथा उसके माध्यम से भविष्य में उज्जवल बनाने की मुझे प्रयास करती रहनी चाहिए। राष्ट्र के विकास का यही स्वाभाविक ढंग है। जिस देश या समाज में भूतकाल वर्तमान काल पर हावी नहीं होता, बोझ नहीं बनता, जहाँ अतीत को ही सब कुछ मानकर उससे चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं होती, वह राष्ट्र वास्तव में वंदनीय होता है। ऐसे राष्ट्र ही हमेशा प्रगतिशील बने रहते हैं। इस तरह से लेखक जो हैं राष्ट्र के स्वरूप के तीनों अंगों का वर्णन किया है और यह कहा है कि राष्ट्र के तीनों अंग जैसे भूमि, जन और संस्कृति महत्वपूर्ण है। इन तीनों के बिना कभी भी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया सकता है, अर्थात वह राष्ट्र का स्वरूप नहीं बन सकता है। इस तरह से यह हमारे जो लेखक हैं उन्होंने एक राष्ट्र के तीनों जो अंग हैं उनका हमें सफल परिचय कराया है। आज इतना ही। अगले दिन अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।